सांस्कृतिक विरासत। जापानी बच्चे आरंभ से ही देखते और सीखते हैं कि उनके समाज में हर व्यक्ति का सम्मान उसकी स्थिति के अनुसार निश्चित है। एक व्यक्ति जब दूसरे से मिलता है तो इन्हीं तयशुदा तरीकों से उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। वहां उम्र को आदर दिया जाता है। परिवार के सदस्यों को उनके व्यक्तिगत नामों से न पुकारकर रिश्तों से संबोधित किया जाता है। जैसे बड़े भाई का नाम कभी नहीं लिया जाता, वरन उसे निशान कहा जाता है। हर व्यक्ति के नाम के साथ सान लगाते हैं, जैसा हमारे यहाँ राजस्थान में बाबा सा या दादी सा। सान वहां आदर सूचक शब्द है। इसी तरह बहन भाई, माता पिता, पुत्र पुत्रियों आदि को भी सम्मान के प्रतीक शब्दों के साथ पुकारते हैं। जापानी समाज में शिक्षक का स्थान श्रेष्ठ है। कोई छात्र देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए तब भी अपने भूतपूर्व शिक्षक से मिलने पर उसी तरह झुककर अभिवादन करेगा जैसा शिक्षा प्राप्ति के दिनों में करता रहा था। मेजबान के मुकाबले मेहमान का दर्जा ऊंचा माना जाता है। विक्रेता या व्यापारी प्रथा के अनुसार अपने ग्राहक को 3 बार झुककर नमस्कार करता है। शिक्षा संस्था हो, क्लब हो या कोई संगठन, सब जगह लोगों का स्थान नियत रहता है। अनेक पाठशालाओं में तो छात्र छात्रों के कॉलर में लगे बटन ही बता देते हैं कि वे किस कक्षा में है। इसी तरह संस्था या संगठनों की बैठकों में भी बैठने का स्थान व्यक्तियों की श्रेष्ठता के क्रम में निर्धारित होता है। जापान में व्यक्ति की इस सापेक्ष हैसियत का पता न हो तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि उसे अभिवादन किस तरीके से किया जाए। जापानी बच्चा बचपन से ही शिष्टाचार के नियम सीखने लगता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो उसकी व्यवहारिकता परवान चढ़ती जाती है, जो कि जीवन की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों को अनुशासन की शिक्षा घुट्टी में पिलाई जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अपनी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखना, निर्धारित ढंग से और समयबद्ध तरीके से हर काम करना उसके जीवन का अंग बनता जाता है। चाहे खेल का मैदान हो या पार्क, उछल कूद करने के बाद अपनी किताबें, कागज, खाने पीने की चीजों के खाली पैकेट उठाकर निश्चित जगह पर रखना वह कभी नहीं भूलता। अक्सर बस, ट्रामों या टैक्सियों का इंतजार करती भीड़ में अपनी पारी का इंतजार करते हुए लोगों को मैंने वहां घंटों पेपर पढ़ते या आपस में बतियाते देखा है, क्योंकि जापान में एक व्यक्ति की हैसियत एक समूह के हिस्से के रूप में आंकी जाती है। अपने परिवार, शाला, क्लब अथवा व्यापार जैसे समूहों के साथ ही उसकी पहचान बनती है। व्यक्तिवादी को वहां स्वार्थी या अहंकारी समझा जाता है। एक समूह से दूसरे या एक कंपनी से दूसरी में भागते रहने वालों को वहां अच्छा नहीं माना जाता है। समूह के प्रति वफादारी पूरे जीवन भर चलती है। जापान में नर्सरी या किंडरगार्टन स्कूल में बच्चे के प्रवेश पर इतना जोर दिया जाता है जितना विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय भी नहीं दिया जाता। लोग मानते हैं कि मुकाम पर पहुंचना बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि शुरुआत कैसे होती है। कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चे बहुत छोटी आयु से ही बेबी हॉस्टल में छोड़ने पड़ते हैं। बच्चे की शिक्षा पर इस जोर ने क्योइक्यू मामा का अस्तित्व कायम किया है। ऐसी माता जो बच्चे को चैन नहीं लेने देती। उसे सबसे बड़ा संतोष तभी मिलता है जब उसका बच्चा आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करे। हालांकि जापानी बच्चे को अब अपने पाठ रटने में पहले जैसी मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि अब जापान ने अपनी शिक्षा पद्धति में काफी परिवर्तन किया है। जापान ने सर्वश्रेष्ठ आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनी भाषा में विकसित किया है। सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में इंटरनेट और वेबसाइट आदि से अपने को जोड़कर वे दुनिया भर से अपने को जोड़े रखने में सफल हुए हैं, किंतु अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को वे नहीं भूले हैं। विदेशी भाषाएं वे सीखते हैं, किंतु दिन प्रतिदिन की अपनी बोलचाल की भाषा जापानी ही रखते हैं। सब जगह, चाहे शासन तंत्र हो या विज्ञान, वे सारा कामकाज अपनी भाषा के माध्यम से करते हैं। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के साथ आए बदलाव को जापान ने
वहीं तक अपनाया है जहां तक उसकी अपनी मूलभूत परंपराओं एवं क्षमताओं का हनन न हो। पश्चिमी वेशभूषा को उन्होंने अपना लिया है, पर परंपरागत पोशाक किमोनो अभी भी पूर्णतया विलुप्त नहीं हुई है। आज भी उनके घरों में चटाई पर बैठकर भोजन किया जाता है और कमरों में प्रवेश करने से पहले चप्पल जूते बाहर ही उतार दिए जाते हैं। जापान की अपनी परंपराओं और संस्कृति के प्रति आस्था रखने का यही कौशल है जिसके कारण उनका देश अपना सिर ऊंचा किए है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सोपान तो जापान के बच्चे अधिकांश पार कर लेते हैं, पर विश्वविद्यालयों में सबको प्रवेश नहीं मिल पाता। असफल प्रवेशार्थियों की संख्या सफल विद्यार्थियों से कई गुनी अधिक होती है। वे चाहें तो अगले सत्र में फिर भाग्य आजमा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। कोई अतिशय भावुक युवक या युवतियां इस असफलता से दुखी होकर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। सत्र के आरंभ के दिनों में इस प्रकार की घटनाओं के समाचार अखबारों में अक्सर पढ़ने को मिलते हैं और हमारे जापान प्रवास में हमें ऐसी कई घटनाएं पढ़ने और सुनने को मिली। शिक्षा के क्षेत्र में जापान ने अनेक प्रयोग किए हैं। जापानी सुडोकू वर्ग पहेली मस्तिष्क की तर्क योग्यता बढ़ाने के लिए जापान ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में अत्यंत प्रचलित हो गई है। सुडोकू सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए खेली जाने वाली वर्ग पहेली ही नहीं है, बल्कि इस खेल को खेलने से सफलतम जिंदगी के लिए आवश्यक विशेषताएं जैसे कि एकाग्रता, लगन और जोश स्वतः ही व्यक्ति के स्वभाव के रूप में विकसित होने लगते हैं। सुडोकू दिमागी व्यायाम के लिए भी एक सफल पहेली सिद्ध हो चुका है। पहले इसे सुजीवा दो कुशिन नी कांगरू के नाम से पुकारा जाता था, जिसका मतलब है कि कोई भी अंक दोहराया न जाए। बाद में इसके लंबे नाम को छोटा करके सुडोकू नाम दिया गया। सुडोकू में सु का मतलब अंक से और डोकू का मतलब अकेला से है। आज भारत में प्रकाशित होने वाली लगभग सभी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में सुडोकू नियमित स्तंभ के रूप में प्रकाशित होता है। जापान में विश्वविद्यालयों के छात्रों के जीवन में भी धर्म के प्रति रुचि पहले की अपेक्षा कम हो रही है। धर्म कठोर परिश्रम और अनुशासन के पहियों पर चलता है। मैंने देखा कि किताब की दुकानों, निजी अध्यापकों के घरों, विशेष अध्यापन केंद्रों और परीक्षा भवनों में भीड़ ही भीड़ नजर आती है। वहां बेशुमार महाविद्यालय हैं। इनमें से बहुत फल फूल रहे हैं, पर प्रतिष्ठित बहुत थोड़े हैं और उनमें स्थान सीमित हैं। जापानी समाज में पुरुष को नारी से श्रेष्ठ माना जाता है। वहां पिता का आसन माता की तुलना में ऊंचा है। फिर भले ही व्यवहारिक रूप से माता पिता से अधिक प्रभावशाली क्यों ना हो। टोक्यो में रहते हुए अनेक लोगों से मिलना हुआ। कई समारोहों में सम्मिलित होने का अवसर भी मिला। धीरे धीरे जापान की अंतरात्मा तक पहुंचने का मार्ग मिलने लगा और तब मैंने देखा कि जापानी बहुत शिष्ट हैं, शिष्टाचार निभाते हैं, मिलनसार हैं, सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, पर एक सीमा तक। अंतरंग होने के लिए अधिक उत्सुकता नहीं दिखाते हैं। पारिवारिक, सामाजिक परिवेश और शिक्षा से भी कहीं बढ़कर धर्म की भूमिका रही है। जापानी चरित्र के निर्माण में धर्म कोई भी हो, व्यक्ति और समाज को हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। ये बात अलग है कि कुछ स्वार्थी और चालाक लोग, जिनके हृदय में धार्मिकता का अंश मात्र भी नहीं होता, धर्म के नाम पर फिरका परस्ती और अन्य कई बुराइयों की आग भड़काकर अपने हाथ सेकते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म में कर्तव्यों और वर्जनाओं का स्पष्ट विधान है। इसलिए जो सच्चे अर्थों में धार्मिक हैं, उसके गलत रास्ते पर चलने या बुराई में पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जापान में धर्म का कितना प्रभाव है, यह वहां के बेशुमार धार्मिक स्थलों और उनमें होने वाली भीड़ से समझा जा सकता है। शायद ही कोई गांव, कस्बा, नगर या महानगर की गली, मोहल्ला ऐसा हो जहां धार्मिक स्थल नहीं है। सामाजिक पारिवारिक जीवन से जुदा कोई भी शुभ कार्य ऐसा नहीं है जिसके लिए लोग सबसे पहले देवता का आशीर्वाद लेने न जाते हो। हजारों धार्मिक स्थलों में आए दिन लगने वाले मेले धर्म में जापानियों की प्रबल आस्था के प्रमाण हैं। ये आस्था
उनके जीवन का सबसे बड़ा संबल है। जापान में 1946 में जो नया संविधान लागू हुआ, उसके अनुसार राज्य किसी भी धर्म के पालन में न तो सहभागी है और न ही किसी तरह का संरक्षण देता है। राजकीय धर्म कोई नहीं, लेकिन हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अस्थायी रूप से बसे विदेशी नागरिकों को मिलाकर बड़ी संख्या में ईसाई और मुस्लिम भी जापान में हैं। वैसे बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या यहाँ बहुतायत में है।